राम राम जी। मैं भोला गुजर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुजर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो गरीब दलित दबे कुचलों की बुलंद आवाज़ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी की, जिनको हम लोगों ने न्यूज़ चैनलों में डिबेट करते हुए देखा है। बड़ी सरलता और सहजता के साथ ये डिबेट करते हैं। राम 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 जी। भाटी जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए शुरू से। मैं एक बहुत साधारण किसान परिवार से आता हूँ। मेरा गांव लोहारली है, जिला गौतम बुद्ध नगर में, दादरी के पास। और मैं जब 1987 में बीए की पढ़ाई कर रहा था, उसी समय मैं अखबार में रिपोर्टर की नौकरी मैंने शुरू कर दी थी। एक लोकल अखबार निकलता था गाजियाबाद से, हिंट। और मैंने हिंट में नौकरी करते हुए ही उसके बाद एमए की, उसके बाद फिर बाद में एलएलबी की। मेरा राजनीति में आने का कोई विशेष इरादा नहीं था, ना मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी मेरे परिवार की। लेकिन एक अजायपुर रेलवे स्टेशन पर एक शराब की दुकान होती थी, शराब का ठेका था, जिससे लोग बहुत परेशान थे और वो बार बार शिकायत कर रहे थे। उस समय राजेश पायलट जी केंद्रीय गृह मंत्री थे और तो उन तक भी गए थे वो शिकायत लेकर, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो पा रही थी। वो ऐसे एक दिन मुझे मिले और वो कहने लगे, मैंने कहा कि तुम लड़ो, इसके खिलाफ लड़ाई करो, आंदोलन करो। वो कहने लगे हमें तो पुलिस पिटाई कर देगी, जेल भेज देगी। तो ग्रामीणों ने बातचीत में ये शर्त लगाती कि अगर तुम हमारे साथ आओ तो हम आंदोलन शुरू करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो मैं पत्रकारिता करते हुए वो आंदोलन हमने किया। मैंने सोचा कि आंदोलन करने के लिए एक संगठन होना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही देहात मोर्चा नाम रख के उसके लेटर हेड छपवा दिए। तो यहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, संघर्ष से। फिर मैंने जब देखा कि ग्रामीणों में काफ़ी जोश आ गया, दुकान बंद हो गई थी, बहुत लंबा आंदोलन चला 2-3 महीने, लेकिन उसमें कामयाबी मिली। और मैंने देखा कि लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है हमारे क्षेत्र में। महेंद्र सिंह भाटी जी के बाद, महेंद्र सिंह भाटी बहुत शानदार नेता थे, बहुत लोकप्रिय और बहुत संघर्षशील नेता थे और बहुत योग्य व्यक्ति थे। लेकिन उनकी हत्या हो गई थी 13 सितंबर 1992 को। उसके बाद से हमारे क्षेत्र में शून्यता की स्थिति आ गई थी। तो ये 95 की बात है, 1995 मई फरवरी में ये हमने आंदोलन शुरू किया और वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू होगी। फिर भाटी जी, अभी 4-5 दिन पहले मैं आपकी वीडियो देख रहा था। दिल्ली में एक ओबीसी महासभा का महासम्मेलन था, उसमें जो आपका संबोधन था वो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर को बताइए। से बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वही मनुवादी व्यवस्था विचारधारा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, ओबीसी का आरक्षण लगभग आधा कर दिया गया है। आज ओबीसी के बच्चे ज़्यादा अंक ला के सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और सामान्य वर्ग के बच्चे उनसे कम अंक पाकर नौकरी पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज भी हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर जा रहा था तो उसकी हत्या कर दी, मंदिर में घुसने के पर उसकी पिटाई की गई, मूछ रखने तक पर पिटाई की जाती है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी आवाज़ है। हम ना तो किसी जाति के खिलाफ हैं। कुछ लोग आते हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी हो, ब्राह्मण को अपमानित कर रहे हो। नहीं, हम ब्राह्मण का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने ही धर्म के, अपने ही वर्ग के 95% लोगों को गुलाम बना के रखती है। तो वही उस तरह की कुछ चौपाइयाँ रामचरितमानस में हैं जो इन जातियों को अपमानित करती हैं। जिसमें अब कुछ लोग कहते हैं कि जी खाली सूत्रों के लिए नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। इसे अगर हम गौर से देखें तो तेली कुम्हार पूरा ओबीसी समाज इसमें आ गया। सुपच यानी सफाई कर्मचारी जो उसमें सारे एससी आ गए। और किरात कोल यानी भील कोल, ये सारे आदिवासी आ गए। तो वो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और ओबीसी को, सबको शूद्र मानते हुए उन्हें अपमानित करते हैं। इसका विरोध ये चल रहा है। उसी के विरोध में हमने वहाँ बोला था। कई लोग इसे दूसरा रूप देते हैं, ये सनातन पे हमला है, ये धर्म पे हमला है, ये ब्राह्मण समाज पे हमला है। भैया, हमारा किसी पे हमला नहीं है, हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जिस गुर्जर जाति के बहुत सारे रजवाड़े रहे, बहुत सारे पराक्रमी योद्धा राजा रहे, जो गुर्जर जाति ना कभी अंग्रेजों के सामने झुकी, ना कभी मुगलों के सामने झुकी, क्या कारण रहा कि जो हम अति पिछड़ों में आते हैं भाटी जी? केवल गुर्जर जाति नहीं, जो भी ओबीसी में अन्य जातियां आती हैं, जो अनुसूचित जाति में आती हैं, जो आदिवासी हैं, इन्हीं के रजवाड़े रहे थे। यही राजा थे, यही शासक थे। भारत में पहला सम्राट कौन हुआ? साम्राज्य जो विशाल साम्राज्य था, पहला किसका था? नंद का। नंद कौन थे? नाई जाति से थे।
दूसरा, उनके बाद किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद के शासन को हटा के कौन राजा बना? चक्रवर्ती सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन था? मौर्य, वो भी ओबीसी में आते हैं। मौर्य के पौत्र जो थे अशोक थे, सम्राट अशोक, जो इतने बड़े जो महान अशोक कहे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अशोक के जो पौत्र थे वृद्धरथ, उनकी हत्या पुष्यशुंग मित्र ने की और उसके बाद कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण का राज रहा। लेकिन उसके बाद फिर पलट गया, फिर जो है गुप्त साम्राज्य आ गया। गुप्त साम्राज्य के बाद फिर गुर्जर, मिहिर भोज जैसा बड़ा राजा एक भी नहीं हुआ है पूरे इतिहास में। मिहिर भोज गुर्जर राजा थे जिनका लेके बंगाल से लेके सिंध तक जिनका राज था। उधर राष्ट्रकूट, इधर पाल। पाल कौन है? गडरिया, वो भी ओबीसी में है। तो तमाम ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजातियों के ही बड़े बड़े शासक और बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जिनमें गुर्जर भी एक प्रमुख जाति है। गुर्जरों में बहुत वीरों, और गुर्जर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गुर्जर से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और जब तक गुर्जरों का शासन रहा, विदेशी आक्रमण तभी होने शुरू हो गए थे गुर्जर प्रतिहार काल में ही। गुर्जरों ने किसी विदेशी को 1 इंच अंदर नहीं घुसने दिया। और जब गुर्जरों के बाद जब ये, और जिसे राजपूत काल कहते हैं, राजपूतों में कोई बड़ा राजा नहीं हुआ। छोटे छोटे रजवाड़े थे, राजस्थान में ही दर्जनों रजवाड़े थे। 50-50 गांव के, 100-100 गांव के राजा थे, और वो भी आपस में लड़ते रहते थे। और तब से ही देश गुलाम होना शुरू हो गया। जब से गुर्जरों की ताकत कमजोर हुई, तब देश गुलाम होना शुरू हुआ। तो ये जो आपने सवाल किया कि गुर्जर पहले राजा थे, अब ओबीसी कैसे हो गए, तो ये तो तमाम वही जातियां राजा थीं। इस देश की सामाजिक व्यवस्था में क्या कहा गया था? बुद्धि का काम ब्राह्मण का और रक्षा का काम क्षत्रिय का। लेकिन देश के इतिहास में ना तो ब्राह्मण ने कोई ऐसा शोध किया है जो विश्व स्तर पर जिसकी मान्यता हो। जो अगर बुद्धि का काम कर रहे थे तो आपने बिजली क्यों नहीं बनाई? आपने रेडियो क्यों नहीं बनाई? आपने टीवी क्यों नहीं बनाया? आपने मोबाइल क्यों नहीं बनाए? आप चंद्रमा पे क्यों नहीं गए? आप मंगल पे क्यों नहीं गए? बुद्धि का क्या काम कर रहे थे? केवल फर्जी कहानियां बना के बहकाने का काम कर रहे थे कि समुद्र मंथन किया था, उसमें से अमृत निकला था। ये काल्पनिक कहानियां हैं। तो ना तो ब्राह्मण ने कोई ऐसा बौद्धिक कार्य किया जिसके लिए हम गर्व कर सकें, न क्षत्रिय का कोई इतना बड़ा साम्राज्य था, न इतने बड़े राजा थे कि जिन्हें कहेंगे क्षत्रिय राजा थे। मैंने आपको पूरा इतिहास में गिनवा दिया। ओबीसी राजा रहे हैं, अनुसूचित जाति के रहे हैं, आदिवासी रहे हैं, और उन्होंने ही देश की रक्षा। स्वतंत्रता आंदोलन भी आप पढ़ेंगे तो आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे। जब मुगल आए, ये लोग मुगलों से मिल गए थे, उनसे रिश्तेदारियां कर ली थी, उनकी मदद कर रहे थे। जब अंग्रेज आए, ये दौड़ दौड़ के अंग्रेजों के सेवक बन गए थे, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। हम मुगलों से भी लड़े, हम अंग्रेजों से भी लड़े, और हम आज भी लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में ही हम पिछड़ते चले गए, शिक्षा की तरफ से हट गए। जिस समय तलवार का शासन था हम आगे रहे, जब से बुद्धि का शासन आ गया हम पिछड़ गए, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे समाज से बहुत सारे नेता रहे। भाटी जी, आप किसको अपना गुरु मानते हो? मैं अपना राजनीतिक गुरु तो स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी को मानता हूँ। जब तक महेंद्र सिंह भाटी जीवित थे, मैं राजनीति में नहीं था, मैं पत्रकारिता कर रहा था। लेकिन मैं उनके बहुत निकट रहा, उनके साथ रहा, और मैंने बहुत नज़दीक से उनकी कार्यशैली को और उनके चरित्र को देखा। वो एक शानदार नेता थे, बहुत शिक्षित। उन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से एमए अंग्रेजी में किया था, जो कि उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माना जाता था। उसके बाद एलएलबी की, और उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत पीड़ा थी। वो हर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे। बहुत बहादुर नेता थे, और उनकी विचारधारा पर लोग चलें तो समाज का बहुत हित कर सकते हैं। उनके अलावा भी हमारे समाज में बहुत नेता हुए हैं। सहारनपुर से चौधरी यशपाल सिंह जी केंद्र में भी मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में भी बड़े नेता माने जाते थे कांग्रेस के। चौधरी नारायण सिंह जी मुजफ्फरनगर वाले उप मुख्यमंत्री तक रहे। रामचंद्र विकल जी हमारे ही ज़िले के थे, हमारे पड़ोसी थे, वो भी उप मुख्यमंत्री रहे। हमारे राजेश पायलट जी भी हमारे ज़िले के थे, जिन्होंने राजस्थान में राजनीति की, लेकिन वो केंद्र में मंत्री रहे, वो भी शानदार नेता थे। चौधरी तेज सिंह जी थे, और बहुत मुनव्वर हसन थे कि हम कई बार जब समाज की बात आती है तो हम केवल हिंदू गुर्जरों को गिनते हैं। मुनव्वर हसन भी हमारे गुर्जर भाई थे, शानदार नेता थे कैराना से, वो भी बहुत अच्छे नेता थे। तो तमाम नेता हमारे समाज में हुए हैं और आज भी हैं। नए युवा लड़के राजनीति में आ रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता भी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अच्छे और ईमानदार और शिक्षित लोगों को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, वो ही लंबी यात्रा कर सकते हैं। ये जो फर्जी लोग आते हैं
आपराधिक किस्म के या धोखाधड़ी से या कोई पैसे के बल पे जो आ जाते हैं, उनकी राजनीति बहुत छोटी होती है, ज़्यादा लंबी चल नहीं पाती है। अच्छे शिक्षित और विचारवान और ईमानदार लोग ही राजनीति में लंबे समय तक टिक पाते हैं। भाटी जी, एक लास्ट सवाल और आपसे कि मैं शुरू से आपकी जर्नी की बात करूं तो आप पत्रकार रहे, आप एक टीचर भी रहे, 2 बार आप जो है अपने दल से चुनाव लड़े, 2 बार आप समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े। जीत हार एक अलग बात है। आज आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप अपने सफर से कितने संतुष्ट हैं? मैं अगर अपने पूरे राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालूं तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं जब अपने उपलब्धियां देखता हूं कि मैंने जिन जिन लोगों की मदद की है और जिन लोगों के मैंने लिए काम किया है, कि मैं बहुत अपनी शानदार उपलब्धि पाता हूं। केंद्र में मंत्री रह के भी लोगों ने इतने काम नहीं किए होंगे। मैंने 2000 लड़के तो यहाँ नौकरी कंपनियों में लगवाए, एलजी, होंडा सील, न्यू हॉलैंड, मौजर बेयर, सब कंपनियों में मैंने लड़के लगवाए संघर्ष के बल पे। मैंने हजारों करोड़ रुपए की ज़मीन आबादी की लोगों की लड़ लड़ के बचाई है। मैं उनमें जेल गया हूँ और मेरा सहयोग जनता ने खूब किया है। लोग मेरे साथ जुड़े, युवाओं की टीम जुड़ी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ, लेकिन समाज ने सहयोग दिया, इसीलिए लड़ाई हम लड़ पाए। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने लड़ के जीती हैं, चाहे शराब के ठेकों के खिलाफ रही हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने यहाँ गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट में 2 अधिकारी रिश्वत मांग रहे थे, मैंने पकड़ के उनके मुंह काले कर दिए थे। हम 7 दिन जेल में रहे, लेकिन उसके बाद जो जनता ने समर्थन दिया और जनता जो सड़क पे हमारे समर्थन में आई, सरकार को मुकदमा वापस लेके हमें बिना जमानत के रिहा करना पड़ा। हमने रिलायंस प्रोजेक्ट के खिलाफ ज़मीन एक्वायर हो रही थी, उसमें मुआवजा बढ़ाने की बात थी, उसमें हमने संघर्ष किया, उसमें भी हम जेल गए, उसमें भी हमें कामयाबी मिली। और उसके अलावा जो वैचारिक जागरूकता हम फैला रहे हैं और जो नए नए युवाओं को मैं इस बात से ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं अपनी इस बड़ी उपलब्धि इस बात को मानता हूँ कि नए नए युवाओं को मैं राजनीति में लेकर आया। उनमें से आज चाहे किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, बेशक दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो वैचारिक तौर से परिपक्व हैं। असली जो लड़ाई होती है वो वैचारिक लड़ाई होती है। तो ठीक है, हम चुनाव नहीं जीत पाए, वो अलग बात है, और हमें भी पता है कि हम समीकरण की वजह से नहीं जीत पाए। भाटी जी, अपने समाज के लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के युवाओं से केवल 2-3 बात कहना चाहता हूँ। एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति ज़रा-सा भी आकर्षण ना रखें, चाहे वो वर्तमान में है, चाहे वो पूर्व में है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं गुजरों की गाड़ी में महेंद्र फौजी और डाकू सुंदर की कैसेट रागनी की बजते हुए देखता हूँ। आपको कैसेट बजानी है तो विजय सिंह पथिक की, सम्राट मीर भोज की बजाओ, राजेश पायलट की, महेंद्र भाटी की बजाओ। इतने शानदार शानदार व्यक्तित्व हमारे समाज में हुए हैं। एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति कोई उत्साह ना रखें, कोई आकर्षण ना रखें। दूसरे, ऐसे कार्यों से बचे रहें, अच्छे काम करें। तीसरे, अध्ययन की आदत डालें। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। आप इतिहास पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उनका विश्लेषण पढ़ेंगे, तो ही आपकी दृष्टि विकसित हो पाएगी। तीसरे, इस बात को समझें कि आज का हथियार चेंज हो चुका है। आज का जो शस्त्र हैं वो परिवर्तित हो चुके हैं। आज तलवार और राइफल शस्त्र नहीं है, आज विचार शस्त्र है। आज की लड़ाई आप विचार से और वाणी से जीत पाओगे। आपको वैचारिक तौर पर परिपक्व होना है और आपको बोलने की कला आनी चाहिए। अपनी बात लोगों को समझा सकें, एक कला विकसित करो। तो ये, और एक आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, दूसरे समाजों के प्रति कटु ना बोलें। मैं ये